हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन एंड क्यूमुलिन्स देखें। जैसा कि आप आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो वहां भी आपने एलीन और क्यूमुलिन्स का स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखा, लेकिन वहां आपको थोड़ा बहुत समझने में कठिनाई हो रही होगी क्योंकि आप इसके प्लेनरिटी को नहीं समझ पा रहे होंगे कि कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्यों है, इनएक्टिव है तो क्यों है। ये सब आप अच्छे से डील नहीं कर पा रहे होंगे उस समय। तो अब क्योंकि आप ज्योमेट्री उसका क्लियर है, तो आप चाहे तो आसानी से स्टीरियोकेमिस्ट्री को डील किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ हम लोग आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन्स एंड क्यूमुलिन्स। हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन्स एंड क्यूमुलिन्स। तो पहली बात तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक दो चीज आता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहां हम लोग देखते हैं दो चीज, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, इसी में आता है। तो यहां देखते हैं मॉलिक्यूल सोल्विंग जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स सोल्विंग ओआई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग मॉलिक्यूल्स का दो मेन चीज देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो देखिए, वैसा सारा मॉलिक्यूल जिसके पास भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, क्या हो, फॉर अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू बी पॉसिबल, stereogenic center is necessary. मतलब कि उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म संभव होने के लिए आपको ये चाहिए कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा सेंटर हो जिसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो, या कोई ऐसा सेंटर हो जिसके अलोंग आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अब बारी बारी से एलीन्स और क्यूमुलिन्स का केस देखेंगे। तो पहले हम लोग देख रहे हैं केस ऑफ एलीन। तो जहां तक एलीन का सवाल है, एलीन हो गया सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। यही है आपका एलीन। तो आप यहां देखिए, यहां सीसी डबल बॉन्ड है, तो देखने से ये लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए आपको फॉर जीआई टू बी पॉसिबल, ध्यान से देखिए, हम कुछ पॉइंट्स का रिवीजन करा रहे हैं आपका। पहला क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शुड बी देयर। और दूसरा है स्पैटियल डिस्टेंस शुड चेंज। कहने का मतलब L2 शुड बी ग्रेटर देन L1, जिसको हम L1 और L2 मानते हैं, उसमें L2 और L1 में L2 बराबर L1 नहीं आना चाहिए, L2 शुड बी ग्रेटर देन L1। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो इस मॉलिक्यूल में है, और आप बोल भी सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का जो कंडीशन है उसका पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड। फ्री रोटेशन आपका सिंगल बॉन्ड के अलोंग होता है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन होता है, डबल बॉन्ड के अलोंग इसलिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है क्योंकि पाई बॉन्ड जो बना हुआ है वो दोनों कार्बन एटम को टाइटली हेल्ड है, पकड़े हुए है टाइट से। जब तक उस पाई बॉन्ड को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक उसका फ्री रोटेशन संभव नहीं है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। क्या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? L2 शुड बी ग्रेटर देन L1। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हर एक टर्मिनल कार्बन के दोनों ग्रुप्स और एटम्स को क्या कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे। ईच टर्मिनल, या आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े होंगे कि अगर टर्मिनल कार्बन का कोई दो एटम और ग्रुप सेम हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक को ऊपर और एक को नीचे कर भी दीजिएगा तो आपको अंतर पता नहीं चलेगा, लगेगा मॉलिक्यूल मेरा एज इट इज है। सिस लिखिए चाहे ट्रांस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस केस में, अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स को आप रोटेट कर दे रहे हैं तो इसलिए ईच टर्मिनल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये कंडीशन देखने के लिए पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, क्या हमको जानना पड़ेगा कि ईच टर्मिनल कार्बन शुड बेयर या कंटेन, बोलिए इसको, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो हर एक टर्मिनल कार्बन के पास जो दोनों एटम या ग्रुप होना चाहिए वो क्या हो जाए, अलग अलग। मतलब एक को ए बोल रहे हैं, दूसरे को क्या बोल रहे हैं, बी। मतलब कि, और यहां भी ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, सी और डी भी हो सकता है, लेकिन ए बी ही ले रहा है। तो ये ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम ये दूसरा क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये ए और बी अलग अलग हो गया, ये ए और बी अलग अलग हो गया। अब हमको ये देखना है कि क्या स्पैटियल डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो सही है, नहीं चेंज कर रहा है तो सही नहीं है। तो देखिए यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। इस कंडीशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए हम दोनों एटम और ग्रुप को अलग अलग कर दिए। अब हम क्या जानते हैं कि ये अलग प्लेन में है, क्योंकि ये मेरा क्या है, आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्स वाई प्लेन में होगा तो ये मेरा वाईजेड प्लेन में होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां वेज रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक एटम, जो एटम बाहर दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है, एक को अप द प्लेन शो करते हैं और एक को डाउन द प्लेन शो करते हैं। तो ए ऊपर हो गया और बी आपका नीचे हो गया। अब देखिए क्या कि ये कोई और प्लेन में है आपका, और ये किसी और प्लेन में है। दिख रहा आपको? ये अगर एक्स वाई प्लेन बोलिए इसको, तो इसको आप बोल दीजिए वाईजेड प्लेन। तो आप एक पॉइंट जानते हैं, ए से ए का दूरी देखिए यहां पे, इसको बोल रहे हैं हम लोग L1, और ए से बी का दूरी देखिए यहां, इसको हम लोग बोल रहे हैं L2। तो आपको पता है कि एक पता होना चाहिए कि एक प्लेन के किसी भी पॉइंट से दूसरे प्लेन का कोई भी दो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है, सामान्य दूरी पे होता है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लेन, कोई दूसरा प्लेन से दूसरा प्लेन का कोई भी दो पॉइंट बराबर दूरी पे होता है। मतलब ये एक्स वाई प्लेन से वाईजेड प्लेन का दोनों पॉइंट इक्वल दूरी पे होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब आप डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या है, पर एक प्लेन से दूसरे प्लेन का दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन का कोई भी दो पॉइंट बराबर दूरी पे होता है। तो यहां क्या होगा, ए से ए का दूरी L1, ए से बी का दूरी L2, तो ये मेरा L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2।
ये समझिए आप, एलीन के केस में, इवन नंबर क्यूमुलिन्स के केस में L1 बराबर L2 नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में। देखिए, तो अगर हम इसको रोटेट कर दें, B को ऊपर कर दें, A को नीचे कर दें, तो भी मेरा स्पैटियल डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। जितना यहां से इस पॉइंट का दूरी, उतना ही यहां से इस पॉइंट का दूरी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट किसी दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है, और एक पॉइंट किसी भी प्लेन से किसी भी दूसरे पॉइंट का किसी भी दो पॉइंट कोई दूसरा प्लेन में अगर लाई कर रहा हो तो दोनों के बीच का दूरी सामान्य होगा, एक समान इक्वी डिस्टेंट होता है। मतलब ए एक्स वाई प्लेन में है आपका, और ये ए और बी वाई जेड प्लेन में है, कोई दूसरा प्लेन में है ये दोनों पॉइंट, तो किसी दूसरे प्लेन के किसी दूसरे प्लेन से हम दो पॉइंट का दूरी देखते हैं तो दोनों का पॉइंट का दूरी समान होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये L1 बराबर L2 हो गया, हेंस GI इज नॉट पॉसिबल। यहां से हमने साबित कर दिया कि इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं। तो आप देखिए यहां ये एलीन है आपका, जिसमें दोनों टर्मिनल कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप अलग अलग है, ए और बी बराबर कभी नहीं होगा। अब देख क्या रहे हैं कि अगर ये एक्स वाई प्लेन में है मेरा, तो ये मेरा वाई जेड प्लेन में हो जाएगा, ये दोनों एटम, इसलिए इसको हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और इसको हम डैश वेज से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो हमने पाया कि ये किसी भी एक पॉइंट किसी भी दूसरे प्लेन से किसी भी दूसरे प्लेन का दो पॉइंट इक्वल दूरी पे होता है, मतलब ये L1 आपका L2 के बराबर हो जाएगा। और चूंकि ये क्या है आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टू बी पॉसिबल, अब इसको हम चेक करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव होने के लिए कंडीशन क्या है? जैसे ज्योमेट्रिकल के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड स्पैटियल डिस्टेंस शुड चेंज, उसी तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव होने के लिए पहला होना चाहिए देयर शुड बी अ कायरल सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर में ज्योमेट्रिकल सेंटर भी और कायरल सेंटर को भी शामिल करते हैं। तो उसी तरीके से आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव होने के लिए क्या चाहिए? देयर शुड बी अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड center with all substituent, with all attached atoms or groups need to be different. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव होने के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर होता है, जिसमें सभी एटम sp3 में टेट्रावैलेंट होगा, कोई भी हो टेट्रावैलेंसी शो करेगा एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखिए यहां टेट्रावैलेंसी में क्या होना चाहिए? सारा एटम और ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, कोई दो एटम और ग्रुप सेम नहीं हो सकता है, तभी वो सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर बोलेंगे। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर मौजूद है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। एंड फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने से नहीं होता है कि मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, for optical activity to be shown by any compound, the molecule should not contain
द कंपाउंड should not contain any element of symmetry, should not contain either plane of symmetry, जिसको हम लोग पीओएस बोलते हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग सीओएस बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वही मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल सेंटर हो, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के दौरान मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब मॉलिक्यूल के पास किसी भी तरह का पीओएस या सीओएस मौजूद नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पहले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना अनिवार्य है, और दूसरा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी वही मॉलिक्यूल शो करेगा जो पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि सारा ऑप्टिकली एक्टिव ही हो। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा? जिसके पास पीओएस या सीओएस मौजूद नहीं होना चाहिए। और यदि पीओएस और सीओएस मौजूद नहीं है तो सच मॉलिक्यूल्स, सच कंपाउंड्स, जिनके पास भी पीओएस सीओएस मौजूद नहीं है, वैसा कंपाउंड, सच कंपाउंड्स विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल on their mirror images। यही तो मेन क्राइटेरिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए, जिसको हम लोग सिमेट्री के आधार पर क्लासिफाई कर दिए। वैसा सारा कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा अपने मिरर इमेज पे, जिस किसी के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो। वो सारा मॉलिक्यूल जिसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, वो सारा मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। और जब मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया तो वो मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और जनरली ये पाया गया कि वो सारा मॉलिक्यूल वो सारा मॉलिक्यूल जिस किसी के पास भी कायरल सेंटर है, अधिकांश वही मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा था। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कायरल सेंटर ही होना अनिवार्य है। सिर्फ कायरल सेंटर होने से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई मॉलिक्यूल शो करेगा, ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। एक्सियल कायरलिटी भी होता है, हेलिकल कायरलिटी भी होता है, डाइसिमेट्रिक ज्योमेट्री के कारण भी मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। वही एक नया पॉइंट यहां हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो नोट में यहां हम एक पॉइंट लिखेंगे, क्या? तो ऑल सच मॉलिक्यूल्स containing center will show optical isomerism is not the sole criteria, sole मतलब only criteria। सिर्फ कायरल सेंटर वाला कंटेनिंग मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऐसा क्राइटेरिया सिर्फ यही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है कि मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर होगा वही सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, ऑल सच मॉलिक्यूल्स दैट आर डाइसिमेट्रिक, ये देखिए, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल
क्योंकि ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक होता है। चलिए, ऑल सच मॉलिक्यूल्स दैट आर डाइसिमेट्रिक shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसा सारा मॉलिक्यूल जो डाइसिमेट्रिक हो, जिसके पास पीओएस और सीओएस मौजूद ना हो, वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑल सच मॉलिक्यूल्स दैट आर डाइसिमेट्रिक, ये एक एडिशनल पॉइंट है, विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो डाइसिमेट्रिक का ही एक केस है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है तो वो कभी भी वो सिमेट्रिक हो सकता है और डाइसिमेट्रिक भी हो सकता है। सिमेट्रिक हो गया तो वो वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, डाइसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो समझिए आप यहां से, वैसा सारा मॉलिक्यूल जो कि क्या हो, डाइसिमेट्रिक हो, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। and are optically active. Therefore नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स, यहां ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स मेरा नॉन प्लेनर हो, sp3 हाइब्रिडाइज है तो नॉन प्लेनर खुद हो गया, चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो गया, मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने का कोई चांस नहीं है। तो आप समझिए यहां नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स, यहां ध्यान देने वाली बात है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स लैकिंग पीओएस और सीओएस। प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर खुद पीओएस मौजूद है। जिस मॉलिक्यूल को अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल अगर मेरा प्लेनर है, तो जिस प्लेन में वो मॉलिक्यूल लाई कर रहा है उसी प्लेन को अगर हम पीओएस कंसीडर कर लेते हैं तो मेरा मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। नहीं समझे बात? अगर मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर है तो किसी एक प्लेन में लाई करेगा, और वही प्लेन को अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो भाग में बांट दे। तो देखिए क्या करिए कि क्या अगर मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर है तो वही मॉलिक्यूल को बोल दीजिए ना कि भाई ये एक प्लेन के अलोंग सिमेट्रिक है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और उसमें कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का चांस नहीं होगा। इसीलिए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल जिस किसी के पास पीओएस और सीओएस एब्सेंट हो, लैक कर रहा हो, विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म and are optically active. अगर यही नॉन प्लेनर हो जाता, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो किया, अगर प्लेनर रहता तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि जिस प्लेन में मॉलिक्यूल लाई कर रहा है उसी प्लेन को अगर हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं तब तो वो किसी को बाइसेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है दो भाग में। वो मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में लाई कर गया, वही प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री का बोल देते हैं, तो मेरा मॉलिक्यूल खुद ब खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो यहां समझने वाली बात है, एलीन में क्या है आपका, एलीन एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है और संयोग से उसमें अगर पीओएस और सीओएस होने का कोई चांस नहीं है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है तो सीओएस होने का जल्दी कोई चांस नहीं है। अगर एलीन के पास पीओएस मौजूद नहीं हो तो एलीन मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखिए हम दिखा रहे हैं, तो देयरफॉर यहां देखिए आप, एलीन्स एंड इवन नंबर्ड क्यूमुलिन्स, ये समझिए आप, एलीन्स एंड इवन नंबर्ड क्यूमुलिन्स आर नॉन प्लेनर
पहला बात, ये तो आपको पता है कि नॉन प्लेनर होता है। एंड इफ एलीन्स and even numbered cumulines do not contain plane of symmetry, then they will show optical isomerism and will be optically active. ये आप समझिए, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूल का डाइसिमेट्रिक होना जरूरी है। डाइसिमेट्रिक कौन सा मॉलिक्यूल होगा? मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाए और मॉलिक्यूल के पास पीओएस और सीओएस मौजूद ना हो, तो उसी का एक कंडीशन आ जाता है कायरल सेंटर वाला, कि वैसा सारा मॉलिक्यूल जो कायरल सेंटर कंटेन कर रहा होता है उसका ज्योमेट्री अक्सर डाइसिमेट्रिक हो जाता है, और डाइसिमेट्रिक हो जाने की वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कायरल सेंटर होने के बावजूद मेसो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद रह जाता है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो कंडीशन ये है कि मेरा मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक हो जाए, मतलब नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो और उसमें किसी भी तरह का पीओएस और सीओएस मौजूद नहीं होगा, तो मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। वो क्या होगा, इनैंसियोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। मिरर इमेज उसका मिरर इमेज एक अलग तरह का कंपाउंड होगा। लेकिन अगर संयोग से मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, मतलब और उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद हो जाए, तो मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कायरल सेंटर भी तो एक तरह से इसी का एक टाइप है डाइसिमेट्रिक ज्योमेट्री का। तो आप समझ सकते हैं कि एलीन और इवन नंबर क्यूमुलिन आपका नॉन प्लेनर है, तभी ना L1 बराबर L2 आ गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल, तो ज्योमेट्रिकल नहीं पॉसिबल है तो क्या पॉसिबल है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कब पॉसिबल होगा? जब उसके पास किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं हो, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो भी करेगा और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब नहीं होगा? इफ द टर्मिनल कार्बन of allene bears two different group or atom। यदि टर्मिनल कार्बन एलीन का दोनों अलग अलग ग्रुप और आइटम कंटेन करेगा तो कभी भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एलीन और इवन नंबर्ड क्यूमुलिन, ये चीज एलीन के लिए भी लागू होता है और उसी तरह से इवन नंबर्ड क्यूमुलिन के लिए भी। यदि टर्मिनल कार्बन एलीन का और इवन नंबर्ड क्यूमुलिन का दो अलग अलग ग्रुप और एटम कंटेन करे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसे इनएक्टिव होगा, क्योंकि उस केस में अगर सेम रहा तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये प्रेजेंट हो जाएगा, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो जाने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल्स में देखते हैं। देखिए ये आपका एलीन मॉलिक्यूल है, एक तो ऊपर रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा। अगर ये A है और ये B है, और इसको भी मान लीजिए ये A है और ये भी A है, ये ऑप्टिकल, ये आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल तो है, ये आप जान रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, एक टर्मिनल कार्बन दोनों एटम या ग्रुप सेम कंटेन कर रहा है, ये भी ये है, ये भी ये है, जबकि क्या होना चाहिए था, दोनों ग्रुप और एटम क्या होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था, सेम।
इसलिए ये यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप इसको समझ सकते हैं। ये मानिए एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये मेरा वाई जेड प्लेन में प्रेजेंट है। अब देखिए क्या कि देखिए ये एक्स वाई प्लेन क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल जिस प्लेन में है, ये वाला ए और बी जिस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन क्या करेगा, वाई जेड प्लेन को स्लाइस कट कर देगा। ये एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन को देखिए ऐसे कट कर दे रहा है। यहां ये यहां तो सिमेट्री देखने की कोई जरूरत ही नहीं, सिमेट्री तो यहां देखेंगे ना, ए और बी से कोई मतलब नहीं है। ये हम इसी को पीओएस बोल दें। यही इतना दूर जो इस प्लेन में कंटेंट है उसी को पीओएस बोल दीजिए, और वो क्या करेगा, इस वाईजेड प्लेन को दो इक्वल भाग में काट देगा। देखिए ये वाईजेड प्लेन है और ये एक्स वाई प्लेन, दो भाग में काट देगा ऐसे स्लाइस। तो जब ये दो भाग में काटेगा तो दोनों इक्वल भाग में कटा, इसका इस ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे वाला होगा, तो इसको बोलेंगे पीओएस इज प्रेजेंट। अगर पीओएस प्रेजेंट है नॉन प्लेनर होने के बावजूद, अगर पीओएस प्रेजेंट हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। इसीलिए हम आपको एक कंडीशन बताए थे कि एलीन टर्मिनल कार्बन of allene and even numbered cumulene should contain both two different atoms or groups. इसीलिए